है किसी हाथ में पत्थर भी नहीं है और शहर में महफूज कोई सर भी नहीं है। जिस शहर की अजमत है मेरे नाम से मंसूब, उस शहर में रहने को मेरे घर भी नहीं है। मैं गुजारिश करता हूं अर्क वर्मा सर से कि वे आए और अपनी कविता सुनाएं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य सभा का जो है शुक्रिया अदा करूंगा कि हमें बुलाया, और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। वसंतोत्सव की बात है और मैं शायद थोड़ा सा माहौल बिगाड़ने आया हूँ। बहुत सारी श्रृंगार पर कविताएं सुनी, वीर रस पर सुनी, मैं भी कुछ उसमें थोड़ा बहुत ऐड करूँगा, अगर पसंद आए तो बताइएगा। एक छोटी कविता से शुरू करता हूँ। और आजकल हमारे यहाँ सभी वयस्क लोग हैं यहाँ पर, और कुछ लोग बचपन से वयस्कता की तरफ आ रहे हैं। उनके लिए कुछ लिखा है कि उसने कई बार अपनी आंखें टटोली, उंगलियों से दबाकर भी देखा। उसने कई बार अपनी आंखें टटोली, उंगलियों से दबाकर भी देखा, पर अब वहाँ पे कोई आंसू नहीं थे। गला अभी भी रुंधा हुआ ज़रूर था और छाती भी भरी हुई थी। कुछ था कि जो फूट नहीं पड़ता था, कुछ ज़रूर था। अरे हाँ, वो अब बड़ा हो गया था और शायद अकेला भी। तो ये हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए लिखा। और एक दूसरी कविता लिखता हूँ। बड़े हो गए हैं तो इश्क भी होगा, मोहब्बत भी होगी, और अगर इश्क और मोहब्बत होगी तो उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करता हूँ, तो उसको सुनिएगा। तो इस कविता का शीर्षक है प्रस्ताव, प्रपोज़ल। प्रपोज़ल जो है बड़ी अजीब सी चीज़ है और लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। मैं कहीं पर खड़ा होकर देख रहा था, शायद वहीं से चुरा कर कुछ लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अभी कल ही तो कहा था उसने। वो शाम के वक्त आंगन में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही थी। एकदम मोरनी की तरह गर्दन घुमाकर उसने देखा था और फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखें तरेर कर प्यार से झिड़क दिया था। फिर से सुनिएगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अभी कल ही तो कहा था उसने। वो शाम के वक्त आंगन में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही थी। एकदम मोरनी की तरह गर्दन घुमाकर उसने उसे देखा था और फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखें तरेर कर प्यार से झिड़क दिया था। उसकी दीवानगी या मोहब्बत को उस वक्त वो समझ ही नहीं पाई थी शायद। या फिर मूसलाधार बारिश की पटर पटर में ही बस खो जाना चाहती थी। कई बार बहुत सारी बातें सुनते हैं और उनको अनसुना कर देते हैं, और या फिर सुनते हैं और फिर उनको चुपचाप कहे जाने देते हैं और कुछ उस पर रिएक्शन नहीं देते। और भी कुछ था शायद, एक पेशोपेश थी जैसे। अभी सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था दोनों के बीच, घंटों साथ में समय बिताते, मिलते, अलग होते। एक सुकून सा था, कोई सुखबुगाहट, कोई आशंका नहीं थी, न बहुत उम्मीदें थीं और ना ही बहुत निराश हो सकने की वजहें। वो ऐसे ही रहने देना चाहती थी इस रिश्ते को, मगर किस तरह से कई बार लोग सोचते हैं प्रस्ताव मिलने पर, प्रस्ताव हो जाने पर, और क्या उसका बैकग्राउंड है, उस पर कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। कि पुरुष जब किसी स्त्री को पा लेना चाहता है तब बहुत कुछ अटपटा सा होने लगता है। इसका अंदेशा ज़रूर था उसे। जो प्रेम और सम्मान लगभग बराबरी के जैसा था आज उन दोनों के बीच, वो भंग होने लगता एक लम्हे में अगर उसने वो शब्द सुन लिए होते। ध्यान दीजिएगा। जो प्रेम और सम्मान लगभग बराबरी के जैसा था आज उन दोनों के बीच, वो भंग होने लगता एक लम्हे में अगर उसने आज वो शब्द सुन लिए होते। कई बार हम सोच नहीं पाते हैं कि क्या हो गया, और लम्हे में काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। अस्वीकार तो वो कभी करती नहीं, मगर उसकी हामी इसे एक अधिकार सा दे देती। प्यार में अधिकार भी एक बड़ी अजीब सी चीज़ है और इंटरेस्टिंग है।
सो एक घने कोहरे की तरह जब पुरुष का अधिकार किसी स्त्री को ढक लेता है तो प्रेम की कई अप्रत्याशित परिभाषाएं गढ़ ली जाती हैं। अभी कुछ दिन और सही, फिर तो स्वयं ही वो अपना सर्वस्व उसमें विलीन कर देगी और खुद बस एक ट्रॉफी बन जाएगी, उसके पौरुष की या फिर उसके प्रेम की। ये इस कविता का पहला भाग है। दूसरा सुनिएगा। अब उस लड़के की तरफ से कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। इसने बड़ी हिम्मत करके उससे कह तो दिया, पर अभी भी बारिश की इस रिमझिम में उसकी हाँ या ना का इंतज़ार कर रहा है। हर आती जाती सांस के साथ कई सवाल और अनबोले भाव हिलोरे ले रहे हैं। पुरुष का हृदय स्त्री के ना कहने से कितने टुकड़ों में बंटता होगा, ऐसे ही कई हिसाब किताब भी हो रहे हैं। फर्श पर पड़कर पानी की बूंदें चेहरे पर छींटों के समान पड़ रही हैं। ये अभी भी वहीं बारिश में बैठे हैं जनाब। सो फर्श पर पड़कर पानी की बूंदें उसके चेहरों पर छींटों के समान पड़ रही हैं। बार बार चाह कर भी न ये अपने चेहरे से उन बूंदों को पोंछ रहा है, न उसके चेहरे से नज़र हटा पा रहा है। प्रेम अजीब मोहपाश है, आज समझ में आया उसको। प्रेम अजीब मोहपाश है, ये आज समझ में आया उसको। और एक लड़का या एक पुरुष जब एक बार प्रस्ताव लेकर के जाता है और उस प्रस्ताव का जो भी परिणाम होगा उसको लेकर के जिस तरह की एक सुगबुगाहट सी होती है, उसको थोड़ा सा कहने की कोशिश करी है। एक नंबर का स्वाभिमानी और अक्खड़ ये आज बस उसकी हाँ या ना पर आस लगाए बैठा है, मानो उसके होने या ना होने की पूरी मान्यता, उसके होने या ना होने का पूरा वैलिडेशन सिर्फ उसकी एक हाँ पर टिका हो। तो ये दूसरा था। तीसरा बहुत छोटा सा एक साइड नोट टाइप की चीज़ है, सुनिएगा कि बरखा की ऋतु भी मानो एक शरारती बच्चे की सी है, नित नए स्वांग रचती इन दोनों को बहलाती रहती है, उम्मीदें जगाती रहती है। प्रेम में अक्सर हम अनायास ही स्थूलता की आकांक्षा करने लगते हैं। प्रेम में कई बार हम चाहते हैं कि कुछ मिल जाए, जबकि कुछ मिल जाना शायद प्रेम नहीं होता है। उसमें पा लेने और अपना बना लेने की कई बार यूं ही जिद सी हो जाती है। और इसी जुस्तजू में, अभी जुस्तजू की बात हो रही थी, अक्सर प्रेम ही खो जाता है। तो ये कविता थी, इसका शीर्षक था प्रस्ताव। धन्यवाद। एक आखिरी कविता करूँगा और या शायद एक और कुछ कहूँ। आज वीर रस की बात हुई अभी, डैनाक जी ने बहुत अच्छी कविता कही वीर रस पर। और वीर रस आजकल फ़ज़ा में भी थोड़ा बिखरा हुआ है। हम वीर रस का कुछ शायद ज़्यादा ही ओवरडोज भी ले ले रहे हैं। आप अखबार अगर पढ़ें और रेडियो सुने, टीवी देखें, बहुत सारा वीर रस जो है आ गया है कहीं अचानक से। तो वीर रस में मेरी तरफ से मैं अक्सर सोचता हूँ कि वीर रस में बहुत सारा त्याग और बलिदान और करुणा और दुख भी होता है। कई बार हम उसको जो है वो छूते नहीं हैं और एक वीरता की गाथा जो है हम गाते चले जाते हैं। तो उस तरफ से जा कर के कुछ लिखने की कोशिश करी है। और ध्यान दीजिएगा, इस कविता का जो शीर्षक है वो है, एक सेकंड, ये कोई और भी कविता पढ़ रहा है क्या? आप मैं चाहता हूँ इसके बाद अगले सेमेस्टर में एक साइकोलॉजी ऑफ प्रपोजल का भी एक कोर्स ऑफर हो। ज़रूर। इनफैक्ट मज़े की बात है, आज क्लास ले रहा था साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज की, और बात हुई कि भाई कोई भी चीज़ हम किसी से कहते कैसे हैं। तो मैं पढ़ाता हूँ कंसेप्चुअलाइजेशन, फॉर्मुलेशन और आर्टिकुलेशन। सो एक सज्जन थे क्लास में, उनसे कहा कि भाई प्रपोजल करके दिखाइए। तो उन्हीं की याद में ही शायद ये कविता आज आई। खैर, सरहद और सिपाही पर वापस आते हैं। इस कविता का शीर्षक है सरहद और सिपाही। ध्यान से सुनिएगा। मैं कौन जो यहाँ खड़ा सदियों से, अनगिनत ऋतुओं से, कालों से, एक ही दशा में, दिशा में, व्यथा में, मैं कौन? उस पार ना ही इस पार का मैं सदा ही, ज्यों सदा के लिए ही सरहद का, जो कि उस पार से इस पार को करती है अलग, करती रही है, करती रहेगी, क्योंकि उसका यही है काम। और मेरा भी यूं ही खड़े रहना इसी सरहद पर हमेशा के लिए, हमेशा से इसी सरहद पर, हमेशा से हमेशा के लिए। मैं नहीं देखता अब
न उस पार न इस पार, क्योंकि नहीं आती अब मुझे नज़र कोई उम्मीद। मैं नहीं देखता अब न उस पार न इस पार, क्योंकि नहीं आती अब मुझे नज़र कोई उम्मीद, कोई भी आस कि कभी भीतर भी मैं आ पाऊँगा। सरहद पर जो सिपाही है, बहुत सारे त्यौहार, तीज, बहुत सारी तमाम चीज़ें होती हैं, और सरहद पर कभी अच्छा माहौल होता है, कभी बुरा माहौल होता है। सिपाही के लिए माहौल एक जैसा ही होता है, क्योंकि सिपाही जो है वो सरहद पर उसी मुस्तैदी के साथ खड़ा है, अपने परिवार से दूर और सभी लोगों से दूर। तो सिपाही की तरफ से सोचने की कोशिश करी है कि मैं नहीं देखता अब न उस पार न इस पार, क्योंकि नहीं आती मुझे अब नज़र कोई उम्मीद, कि कोई भी आस कि कभी भीतर भी मैं आ पाऊँगा। जबकि तुम लोग, आपके लिए बात करता हूँ, तुम लोग हर्ष और उल्लास से प्रायः ही मनाओगे तीज त्यौहार, माता पिता पत्नी बच्चों समेत। शोक विषाद में गले मिलोगे मित्रों से, संबंधियों से, अभी मित्रों की बात हो रही थी। देख सकोगे फूलों को खिलते, ऋतुओं को बदलते, बचपनों को युवा और फिर प्रौढ़ होते। जबकि मैं यहीं रहूँगा, जबकि मैं यहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं वीर हूँ, कठोर, निर्मोही, कर्तव्य निधान, पाषाण। यही है मेरे शौर्य का प्राप्य, यही मेरे जीवन का निधान। या फिर इसलिए कि नहीं बदलोगे तुम, या फिर इसलिए कि नहीं बदलोगे तुम अपने आचार, व्यवहार, आदतें, खोखले दंभ, झूठे गौरव, गाथाएं अनेक। क्या इसलिए कि नहीं बदलोगे तुम अपने आचार, व्यवहार, आदतें, खोखले दंभ, झूठे गौरव, गाथाएं अनेक, जिनसे कि तुम करोगे मेरा ही महिमा मंडन, करते रहोगे? क्योंकि मैं बहुत सोच कर भी यहीं रहूँगा, इसी सरहद पर, हमेशा से हमेशा के लिए। जबकि तुम लिखोगे कई कविताएं मेरी वीरता की कहानियां सुनाते, गाओगे कई गीत वीर रस के, मूर्तियां भी बनाओगे, मूर्तियां बनाने का बहुत शौक है हमारे देश में, मूर्तियां भी बनाओगे, पुरस्कार भी दोगे, और भीतर की तरफ खड़े होकर मूर्तियां भी बनाओगे, पुरस्कार भी दोगे, भीतर की तरफ खड़े होकर तुम करते रहोगे युद्ध की प्रार्थना या प्रतीक्षा। तुम करते रहोगे युद्ध की प्रार्थना या प्रतीक्षा तुम्हारी कोरी घिनौनी कल्पनाओं में। तुम करते रहोगे युद्ध की प्रार्थना या प्रतीक्षा तुम्हारी कोरी घिनौनी कल्पनाओं में। भीषण विध्वंस, रक्तपात, कई सरिताएं रक्त की अविरल बहती, कई सरिताएं रक्त की अविरल बहती, बारूद के कई विस्फोट, परखच्चे उड़ते मेरे या फिर मेरों के। एक सरहद पर जो सिपाही होता है वो खुद जितनी बार नहीं मरता, उसके आसपास के लोग कई बार मरते हैं, और उन हर मृत्यु में वो सिपाही भी जरूर मर जाता है। तुम करते रहोगे युद्ध की प्रार्थना या प्रतीक्षा तुम्हारी कोरी घिनौनी कल्पनाओं में। भीषण विध्वंस, रक्तपात, कई सरिताएं रक्त की अविरल बहती, बारूद के कई विस्फोट, परखच्चे उड़ते मेरे या फिर मेरों के। क्योंकि मैं बहुत सोच कर भी यहीं रहूँगा, इसी सरहद पर, हमेशा से हमेशा के लिए। जबकि भीतर की तरफ खड़े होकर तुम आओगे श्रद्धांजलि लेकर, भीतर की तरफ तुम आओगे श्रद्धांजलि लेकर, कई बार, बार बार, हर साल। हम लोग जयंतियां बहुत मनाते हैं जी, तो कई बार, बार बार, हर साल हृदय तुम्हारा जब स्वार्थवश धिक्कारेगा, आंसू बहते हुए फिर भी अनभिज्ञ अनछुए। कई बार जो हम लोग हैं, हम लोग को पूरी सच्चाई भी नहीं पता होती है, और वीर रस बढ़िया चीज़ है, सभी सेलिब्रेट करते हैं। तो कई बार, बार बार, हर साल हृदय तुम्हारा जब स्वार्थवश धिक्कारेगा, आंसू बहते हुए फिर भी अनभिज्ञ अनछुए मेरे किसी भी सच से। हमें से बहुत कम लोग पूरी तरह सच्चाई जान पाते हैं कि क्या सरहद पर रहने वाले लोगों के साथ होता है, उनके दिलों में क्या गुजरती है। हृदय तुम्हारा जब स्वार्थवश धिक्कारेगा, आंसू बहते हुए फिर भी अनभिज्ञ अनछुए मेरे किसी भी सच से, क्योंकि मैं बहुत सोच कर भी यहीं रहूँगा,
इसी सरहद पर हमेशा से हमेशा के लिए मैं कौन, जो यहाँ खड़ा सदियों से, अनगिनत ऋतुओं से, कालों से, एक ही दशा में, दिशा में, व्यथा में, मैं सरहद का सिपाही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।